नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इसमें डेबिट एंड क्रेडिट हाउ इट वर्क्स पार्ट 2 पे वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो और था जिसमें हमने डेबिट एंड क्रेडिट हाउ इट वर्क्स पार्ट 1 हिंदी में हमने बनाया था। उसमें जो चीज़ें हमने मेन चीज़ें थे, एक बार वो रिवाइज़ कर लेंगे हम कि हमने जो आज की क्लास में, जो आज के वीडियो में हमें यूज़ करनी है, वो चीज़ें जो हमारे काम आ सकती हैं वो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। दोस्तों, जो रिवाइज़ करने वाला पार्ट है उसमें मैं यही बोलूँगा कि जर्नल की एंट्रीज़ उनसी कैसे होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमने किया था वो गोल्डन रूल्स किए थे, अगर आपको ध्यान हो पॉइंट नंबर 8 पे, कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। जैसा अकाउंट होगा वैसा ही उसका रूल होगा। अकाउंट 3 तरह के बताए थे मैंने आपको, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। पर्सनल का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने कहा था कि अगर आप भूल जाओ तो आपने ये याद रखना कि पर्सन दे सकता है या दे सकता है, या आपको गिव करेगा या आपसे रिसीव करेगा। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो नॉमिनल अकाउंट वो हैं जो आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं। जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो आप उसको उन अकाउंट्स में जो भी बैलेंस है प्लस माइनस करके अपना प्रॉफिट देखते हैं। रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि उसका रूल रहेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के अकाउंट मोस्टली आते हैं, जैसे फिक्सर्स का अकाउंट आ जाएगा, आपका बैंक का आ जाएगा, है ना। बैंक और कैश भी आ सकते हैं इसमें, हम कह सकते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन रहती है कि वो बैंक अगर नाम है तो पर्सनल में है, रियल में है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। दोस्तों, मैंने एक चीज़ और भी बोली थी कि जर्नल में और जनरल लेजर में फ़र्क होता है। पॉइंट नंबर 9 में देखें तो मैंने ये लिखा था कि जर्नल लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है। जनरल लेजर का भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसमें कि जनरल लेजर होता क्या है। और इसके अलावा इनकी पोस्टिंग्स कैसे हो सकती है ये भी हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिला तो देख लेंगे। दोस्तों, जनरल एंट्रीज से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा जो मतलब आपके काम आएंगे। दोस्तों, उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है, मतलब जो मुझे लगता है, हो सकता है आपको भी लगे, कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। दोस्तों, अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करें हम, तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला मर्केंटाइल। अगर मैं मर्केंटाइल की बात करता हूँ तो मर्केंटाइल का मतलब ये है कि उधार की चीज़ें भी जो सी हैं वो भी इसमें बुक हो जाएंगी। अगर पैसा दिया है, नहीं दिया है, वो चीज़ें भी आ जाएंगी। दूसरा मेथड होता है कैश, कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तीसरा होता है हाइब्रिड। कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये है कि जो कैश की ट्रांजेक्शन है, जिसमें मनी आपने पे की है और आपने रिसीव किया है, मोस्टली वही आएंगी उसमें, 99% वही आएंगी। 1% मैं इसलिए रखा हूँ कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें मर्केंटाइल बेस पे लेनी ही पड़ती हैं। जैसे मैं इंटरेस्ट का पार्ट बोलता हूँ तो इंटरेस्ट का पार्ट एक्रूवल बेसिस पे आता है। इनकम टैक्स पे भी स्पेसिफाइड है, कहीं ना कहीं मुझे ध्यान में आ रहा है काफ़ी टाइम पहले, अगर मैंने कहीं पढ़ा हुआ तो इनकम टैक्स उनसा है वो मर्केंटाइल बेस पे रिकॉर्ड होता है। हाइब्रिड मेथड का मतलब होता है कि आप कैश भी हो, कुछ आइटम को आप कैश ले लोगे, कुछ आपको मर्केंटाइल के बेस में कर लोगे, तो दोनों का मिक्सचर आप कर लोगे जैसे भी कैसे। अच्छा दोस्तों, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो मेरे ध्यान में आता है दोस्तों, वो आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड नोट्स टू अकाउंट्स। दोस्तों, इसकी बात आपसे आज तक किसी भी वीडियो में मेरे को लगता नहीं किसी ने आपसे की होगी, लेकिन ये भी एक फाइनेंशियल जो हमारे होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो भी हैं, उसके साथ एक पार्ट ये भी होता है अकाउंटिंग पॉलिसी एंड नोट्स टू अकाउंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। इसमें नॉर्मली जो छोटी दुकानें होती हैं वो इसको इग्नोर कर देती हैं, इसको नहीं बनाती हैं, लेकिन जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं या बड़ी फर्म्स हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को लेके चलती हैं। दोस्तों, ये पॉइंट नंबर 2 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर कोई नया आदमी अकाउंटेंट, पुराना अकाउंटेंट छोड़ गया, नया आएगा, तो पुराने अकाउंटेंट को तो सब कुछ पता था, लेकिन नए को कैसे पता लगेगा? तो नए के पास जो समझने का तरीका है कि वो कैसे काम करेगा कि उसको दिक्कत ना आए, वो ओल्ड फाइल्स देखेगा।
या वाउचर्स देखेगा। दोस्तों वाउचर्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे मौका मिला तो, या जो भी उसको पुराना रिकॉर्ड मिलेगा वो देखेगा। अच्छा, अगर मान लो आपने ओल्ड बैलेंस शीट देखी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लिया आपने, है ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल लो, अगर इसके साथ आपको पॉइंट नंबर 2 का नोट्स टू अकाउंट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज मिल जाए तो आपका तो सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज में ये क्लियरली लिखा होता है कि हमने किस चीज़ को कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स क्या होते हैं ये भी हम बात करेंगे, लेकिन फिक्स एसेट की बात अभी सिर्फ इतनी करते हैं कि फिक्स एसेट अगर आपने बुक करने हैं तो कैसे करोगे आप। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में मोस्टली ये लिखा होता है कि फिक्स एसेट जो से हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जब हमने खरीदी थी तब की वैल्यू ही आएगी, आपकी कोई ऐसा नहीं होगी आपके फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हो रहे हैं तो आप उसकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट करते जाओगे। तो नोट्स अकाउंट्स बड़ी कंपनीज जो सी हैं वो फिक्स एसेट्स जो सी हैं उस पर उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट लेती है, क्योंकि उसका रीज़न भी रहता है कि जैसे कंपनीज एक्ट है उसमें तो लिखा ही हुआ कि आपने करना ही ऐसे है। कुछ लोग ऐसे हैं फिक्स एसेट को इनकम टैक्स के हिसाब से दिखा देते हैं कि जी हम इनकम टैक्स के रूल्स फॉलो कर रहे हैं और हम उस हिसाब से फिक्स एसेट कर लेंगे, जो डेप्रिसिएशन वगैरह होगी इनकम टैक्स के हिसाब से कर लेंगे। और बात करता हूँ मान लो इनकम की और रेवेन्यूज़ की और एक्सपेंसेस की बात करता हूँ तो वो भी नोट्स अकाउंट्स में लिखा हो सकता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज में लिखा हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग पॉलिसीज और नोट्स अकाउंट्स में, इसका डिफरेंस हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इसमें लिखा होगा, नोट्स में लिखा हुआ या अकाउंटिंग में लिखा हुआ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि रेवेन्यूज़ मतलब इनकम और एक्सपेंसेस को बुक करना है तो वो भी लिखा होगा। देखो इसमें ये जो मेरा वीडियो इसमें आप इस चीज़ को समझें कि जो ये 11th क्लास के बच्चे हैं वो तो इसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने जॉब करनी है उनको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्प करना, मैं चाहता हूँ उनकी हेल्प हो। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होता है, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू मतलब अभी हम ये लेके चलते हैं इनकम कैसे आती है और कैसे बुक होती है। अब दोस्तों उसमें भी वो स्पेसिफाई करते हैं कि जी हम सिर्फ कैश बेस पे हम इसको एक्नॉलेज करेंगे और इसको बुक करेंगे, हम मर्केंटाइल भी बुक करेंगे, हम इस इनकम को नहीं बुक करेंगे, इसको बुक करेंगे, इसको बुक करेंगे तो इस पॉइंट पे आके बुक करेंगे। फॉर एग्जांपल अब एक दुकानदार ने माल बेच दिया, माल उसने बेचा, उधार बेचा, अब ग्राहक उस सामान को लेके ही नहीं गया, 10 साल तक नहीं आया, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसको इनकम बुक कर लोगे? नहीं करोगे ना, या करोगे वो आपका डिसीजन है। तो मोस्टली जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक कोशिश चल रही है कि वो सबके लिए एक जैसी रखी जाएं और अच्छी रखी जाएं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि माल अगर वो उठा के लेके ही नहीं गया और माल आपके पास पड़ा रहा तो क्या होगा? अगर आप कहते हो जी हम तो इनकम बुक कर लेंगे, वो लेके जाए ना लेके जाएं, तो वो भी एक मुद्दा है। तो ऐसी चीज़ें जो सी हैं वो कहाँ क्लियर होती हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्लियर होती हैं। फिर कुछ चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं। आपने जैसे स्कूटर बेचने का काम कर रहे हो, आपने बीच में से कोहिनूर बेच दिया है, आप कोहिनूर बेच दिया, आपने करोड़ों खरबों रुपए का बेच दिया आपने, तो आपका प्रॉफिट एकदम जम कर जाएगा। तो उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को भी बीच में हम नोट्स टू अकाउंट्स में कहीं ना कहीं दे देते हैं कि कंपनी का काम ये था, लेकिन उसने कोहिनूर बेचा तो इसलिए इसकी इनकम ज़्यादा आ गई। और मैंने दोस्तों आपको याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंट होनी चाहिए। तो प्रेजेंट मतलब कोई उसको देखेगा तो उसको समझ में आए कि भाई ये इन्होंने किया क्या हुआ है। और मान लो ये प्रेजेंट करने का रीज़न क्या होता है? शेयर होल्डर्स को ले लो, मालिकों को देख लो, या क्रेडिटर्स डेटर्स कोई भी मांग सकता है उसको, उसकी वैल्यू भी उसमें आ जाती है, काफ़ी चीज़ें जो सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सारी उसमें आ जाती है अगर नोट्स अकाउंट्स भी उसमें हो। अच्छा दोस्तों, मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसीज भी हो गया। ओल्ड फाइल्स आपको बता दिया, पुरानी फाइलें देखोगे तो जैसे टैली है तो आप पुरानी एंट्रीज देख लो, उसमें पिछले साल की खोलने का मौका मिल जाए तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, मक्खी में मक्खी मारो, काम खत्म। और अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आपको हो सकता है ठीक भी करनी पड़ जाए। तो जर्नल एंट्रीज में आपको ठीक भी करना पड़ सकता है और आपको जो रेगुलर एंट्रीज पास हो रही है वो भी हो सकती हैं। बहुत हो गया दोस्तों, पुरानी फाइलें देख के भी आपको पता लग जाएगा, पुराने वाउचर्स देख के बात कर जाएगा। अच्छा हम वाउचर्स की बात करते हैं। वाउचर क्या होता है दोस्तों? वाउचर और जर्नल एंट्रीज आपस में काफ़ी हद तक जो से हैं लिंक्ड रहते हैं, अगर आप समझो तो। दोस्तों मैं ये वीडियो कहीं रट के नहीं बना रहा या मैंने कहीं लिखा नहीं हुआ, मुझे जो
चीज़ें लगता है याद आती है, मैं बता देता हूँ आपको। तो वाउचर्स क्या होते हैं दोस्तों? छोटी कंपनी सी हैं उसमें वाउचर्स कोई बनाता नहीं है, लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिनको सरकार ने बोला है कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, तो सरकार के हिसाब से वो वाउचर भी बनाते हैं। वाउचर इसलिए बनाते हैं कि आपने एंट्री डाल दी, उससे काम ख़त्म नहीं होता, है ना। आपके पास कोई ना कोई एविडेंस होनी चाहिए, एविडेंस होना चाहिए दोस्तों। एविडेंस का मतलब होता है कि आपने, मान लो आपने अकाउंटेंट हो, एज एन अकाउंटेंट आपने पे कर दिया, आपने 1,000 रुपये आपने किसी को पे कर दिया, राम को पे कर दिया समझो। आपके पास कैश भी रहता है, तो आप मालिक को कैसे, जो आपके ओनर्स हैं उनको कैसे सेटिस्फाई करोगे कि हाँ जी हमने 1,000 रुपये कैश दिए थे उसको, बंदे को। तो इन चीज़ों के लिए हम वाउचर्स बनाते हैं, है ना। वाउचर्स के और भी यूज़ होते हैं, लेकिन बेसिक यूज़ है कि एक एविडेंस है, क्रिएट हो जाएगी, उसमें हम अकाउंट का डेबिट क्रेडिट भी लिख देते हैं, उसमें कितना अमाउंट है वो भी लिख देते हैं, उसमें उस पर स्टैंप लगा के साइन भी करा लेते हैं उससे कि जी ऐसा हुआ था। तो वाउचर एक इस तरह की चीज़ होती है, मैं बता देता हूँ आपको। होगा तो मैं आपको प्रिंट आउट भी दिखा दूँगा कभी। ऐसे एक छोटा सा कागज़ होता है, राउंड, जो A4 साइज़ का पेपर है उसका आधा लगा लो, एक साइड में उसके यहाँ पे ऐसे कुछ कंपनी से आती हैं, और यहाँ पे कंपनी अपना नाम लिखवा देती है। यहाँ पे XYZ कंपनी लिमिटेड, उसका एड्रेस आ जाता है, साथ में एक लाइन ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कैश वाउचर, जर्नल, ये करती है कंपनी, परचेज, सेल्स लिखवा देती है। उसके बाद यहाँ कुछ लाइनें होती हैं ऐसे, एक पार्ट ऐसे हो जाता है इसका, यहाँ डेबिट का आ जाता है और यहाँ क्रेडिट का भी आ जाता है, ऐसे कुछ लिखा होता है। तो इधर जाके अमाउंट आ जाता है, ठीक है। और एक पार्ट और लगा देता हूँ आगे, जो मैंने थोड़ा सा मैं चाहता हूँ। यहाँ पे अगर कैश और बैंक है तो यहाँ पे लिखा होता है रिसीव्ड फ्रॉम इतना इतना पैसा करके, यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं। ये वाउचर के नीचे ऐसे एक ये होता है कि प्रिपेयर्ड बाय, नीचे साइन करने की जगह होती है, चेक्ड बाय और अप्रूव्ड बाय। तो जब भी अकाउंटेंट जो सा है, वो जब अकाउंटेंट किसी को पैसे देता है या उसको लगता है कोई एंट्री पास करनी है, तो पहला काम वो क्या करता है कि वाउचर बनाता है। वाउचर अगर आपको ध्यान में हो कि ये डे बुक के, अकाउंटेंट भी अगर होगा तो वो डे बुक, अगर आपको ध्यान में हो तो हमने बात की थी पहले, एक वो डे बुक रख लेगा, रजिस्टर रख लेगा, अच्छा है ना। अगर छोटी कंपनी अकाउंटेंट होगा तो वो डे बुक में लिखता जाएगा और रात को अपने मालिक से साइन करा लेगा, शॉपकीपर से। और अगर बड़ी कंपनी होगी तो वाउचर बना लेगा वो, और वाउचर वो बना के चेक करवाएगा, फिर अप्रूव कराएगा। जब अप्रूवल हो जाएगा तब वो पेमेंट करेगा। और इसी वाउचर को देखते हुए कल को सीए ऑडिट करता है तो वो ऑडिट की स्टैंप भी लगा देगा, साइन मार देगा, अपना चेक करते हैं, ठीक है जी। तो वाउचर जो सा है वो बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। वाउचर पहला स्टेप है एक जनरल एंट्री को डालने के लिए, ठीक है। अब वाउचर के बाद क्या होता है? वाउचर के बाद हम जर्नल की बात करें तो मैं क्लास 11th वालों को बोलूँगा कि आप थोड़ा सा याद करो, और मुझे भी, मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ ये जर्नल कैसे होता है। जर्नल में एक कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, जो उसके बाद एक कॉलम लेजर फोलियो का होता है, लेजर फोलियो का, और एक कॉलम होता है डेबिट का, और एक कॉलम होता है क्रेडिट का। ये जर्नल होता है दोस्तों। इसमें डेट तो आपको पता ही है कि जिस डेट का वाउचर होगा वो डेट यहाँ आ जाएगी। पर्टिकुलर्स में ये है कि हम जर्नल को, अच्छा जर्नल को हम पर्टिकुलर्स में अकाउंट का नाम डाल देते हैं। लेजर फोलियो, ये लेजर फोलियो क्या चीज़ होती है, जो पहले मैनुअल बनाते थे। ये लेजर फोलियो क्या होता है कि इस जर्नल की हमने जो पोस्टिंग करी है, दूसरा आपको ध्यान में मैंने कहा था जनरल लेजर,
मैंने कहा था इस जर्नल की पोस्टिंग जनरल लेजर में कैसे होती है ना। एक आपकी कैश बुक भी होगी, बैंक एंड कैश बुक कह लो, ये आपकी अलग से होती है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको जनरल लेजर को डिस्कस कर लेंगे। कैश बुक का अलग से कोई वीडियो हम जरूर बनाएंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे इसका। जनरल में वैसे भी कैश की एंट्रीज नहीं आती है मोस्टली, तो हम इसलिए कैश बुक का बनता भी नहीं है इसमें। अब जनरल लेजर क्या होता है? जनरल लेजर एक बुक होती है, एक रजिस्टर होता है, ऐसा करके मैं आपको बता देता हूँ। ये रजिस्टर होता है, ये उसका बाहर का पन्ना होता है जिस पे वो लिख देते हैं कि XYZ कंपनी लिमिटेड। कनॉट प्लेस में एक जैन बुक डिपो है, वहाँ से जनरल मिल जाता है, वहाँ से आपको जनरल लेजर भी मिल जाएगा, आपको कैश बुक भी मिल जाएगी। अगर आपको जिनको नहीं मालूम है, मुझे ये मालूम है कि वहाँ से जो चाहोगे मिलेगा आपको, मैनुअल अकाउंटिंग का भी। अच्छा, इसमें फाइनेंशियल ईयर भी लिखते हैं, आपको ध्यान में होगा फाइनेंशियल ईयर, मान लो 2019 2020, फिर वो स्वास्तिका का ऐसे लगा देते हैं, ऐसे करके हमारे खाते शुरू हो। अच्छा, इस जर्नल का जब पहला पेज इसका गत्ता खोलते हो तो उसके अंदर आपको ऐसे दिखाई देता है। यहाँ पे साइड पे आपको ABCDEF Z तक होता है। इससे पहले, इस ABCD से पहले जो फर्स्ट पेज होता है उसमें एक डिटेल्स होती है, मुझे ध्यान नहीं कि ऊपर क्या लिखा होता है, लेकिन उसमें लिखा होता है कि आप कौन कौन से इसमें अकाउंट खोलोगे। जैसे अगर मैंने A से खोलना है तो अमर का नाम आ गया, है ना, तो इसमें मैं मतलब लिख देता हूँ पेज नंबर क्या है, मान लो पेज नंबर 1 पे खोल दिया मैंने, है ना। अगर मैंने आशीष का खोलना, पेज नंबर 10 पे खोल दिया, मैं कर सकता हूँ उसको, या नाम भी लिख सकता हूँ, नंबर भी लिख सकता हूँ उसमें कि किस पेज पे आपको मिलेगा। लेकिन अगर हमने A से किया तो हम इसको पलटते हैं, जब हम पेज को खोलते हैं तो हमें जो A वाला पहला पेज दिखाई देता है वो हमें खाली दिखाई देता है कि उसमें हमें करना क्या होता है। उसमें जो मुझे ध्यान में, हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूँ, मुझे काफ़ी टाइम पहले, क्योंकि आजकल मैनुअल अकाउंटिंग होती नहीं है, तो उसमें आपका ये रजिस्टर ऐसे खुल जाता है, सेंटर का ये पॉइंट होता है आपका। उसमें आपका मेरे ख्याल से वो यही चीज़ें होती हैं आपकी जो जनरल वाली होती है। डेबिट क्रेडिट का होता है, इसको मैं याद करके बता दूंगा आपको। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, और इसमें आप ये जनरल की पोस्टिंग करते हो। मान लो मैंने यहाँ पे एक एंट्री पास की, राम अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट, मैं डाला 1000 रुपये से, एक जनरल डाल दी कि भाई राम ने एडजस्टमेंट करनी थी, इससे लेके इसको दे दी, बात खत्म। अब जो इस जनरल लेजर में जाऊंगा तो मैं आर देखूंगा कि आर यहाँ पे कहाँ, मान लो आर यहाँ पे है, आर का पन्ना खोलूंगा, वहाँ पे लिख दूंगा राम का अकाउंट खोला जी मैंने, किस पेज पे खोला वो लिख दूंगा। अब उस पेज पे जाऊंगा, जब वो पेज खुलेगा तो ये ऐसा खुलेगा, उसके ऊपर इसका अकाउंट का नाम आ जाएगा, राम अकाउंट, ठीक है। और बाकी ये डेट वेट के सब कॉलम रहेंगे, वो मैं आपको इसका प्रिंट आउट आपको अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या PDF में अपलोड कर दूंगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। अब इस राम अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट, ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पे राम डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, टू लिखूंगा अमर। ये पोस्टिंग का पार्ट है, दोबारा भी कवर कर लेंगे, ये 1000 डाल दो। लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए कि जनरल लेजर क्या होता है। जनरल लेजर में आप पोस्टिंग करते हो, जनरल की एंट्रीज जनरल लेजर में पोस्ट होती हैं, पहली बात। बैक टू आते हैं जनरल। तो दोस्तों जर्नल क्या होता है आपको पता लग गया, लेजर फोलियो आपको पता लग गया क्या है, किस पेज पे ये एंट्री किस पेज पे मारी। यहाँ अगर मैंने डाल दिया तो ये एंट्री इस जनरल लेजर की किस पेज पे पोस्ट हुई है, ये भी लिख दूंगा मैं, क्योंकि लेजर अकाउंटिंग पर अगर आपको एंट्री ढूंढनी पड़ जाए तो ढूंढोगे कैसे, आपने कहाँ पोस्ट करी है। आप जनरल में देखोगे, उसने कहा जी हमने इसके 10वें पेज पे डाली है, तो 10वें पेज पे मैंने देखा जी, 10वें पेज पे मैंने देखा कि मैंने किसका अकाउंट खोला, अगर राम का अकाउंट खोला हुआ है, तो हम उस तरह से इसको मैनेज करते थे कि कैसे किया हुआ। आगे चलते हैं, अब एक बार फिर देख लेते हैं कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग की रेलेवेंस क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी की रेलेवेंस क्या है, ओल्ड फाइल्स की रेलेवेंस क्या है। इससे आपको समझ में आता है कि पीछे क्या हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ और कर दिया, पहले कुछ और हो रहा हो। अगर ऐसा करोगे तब भी दिक्कत आ जाएगी, आपको डांट पड़ेगी। तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी पता लग जाएगा आपको कि भैया गलत हो रहा है।
आपको दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूँ, एक अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जांपल देता हूँ। एक अकाउंटिंग पॉलिसी है सीए फर्म की, मान लो किसी। अगर हम पूछें सीए फर्म का कोई स्टॉक होता है, तो सीए फर्म में स्टॉक कुछ नहीं हो सकता। स्टेशनरी का स्टॉक होगा, बस से ज़्यादा कोई स्टॉक होगा नहीं होगा ना। तो अगर आपके नोट्स टू अकाउंट में लिखा होगा कि जी सीए फर्म जो सी स्टॉक को हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट विच एवरेज लोअर पे हम वैल्यू करते हैं, तो बात बनेगी नहीं। मुझे अकाउंटिंग पॉलिसी स्टेशनरी के अलग से देनी पड़ेगी। स्टेशनरी के स्टॉक को हम ऐसे वैल्यू करते हैं क्योंकि सीए फर्म में स्टॉक होता ही नहीं है। तो अगर किसी ने ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ गलत लिख दिया तो वो भी पता लग जाएगा आपको। सो ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ओल्ड फाइल्स और वाउचर्स पुराने भी हो सकते हैं। पुराना कभी रिकॉर्ड ढूंढना पड़े तो आपको वाउचर की फ़ाइल अलग से बोला हुआ है। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ 8 साल तक, जो ध्यान में आ रहा है मुझे, कि आपको वाउचर्स वगैरह रखने पड़ते हैं कंपनीज में। इनकम टैक्स एक्ट भी बोलता है कि आपको वाउचर रखने पड़ेंगे, उसकी एविडेंस रखनी पड़ेगी। इस वाउचर के पीछे हम क्या करते हैं, जो बड़ी कंपनी होती है, इस वाउचर एक तो आराम से साइन यहाँ करा लेगी वो कि रिसीव किया हुआ है, और इस वाउचर के साथ में अगर कोई रिसीट है, कोई और कुछ एविडेंस है पीछे की, हाथ का लिखा पर्चा है, कुछ उसने साइन किया, तो वो उसके पीछे लगा देते हैं हम। अगर कोई बिल हो तो वो उसके पीछे लगा देते हैं। इस तरीके से करते हैं। कुछ कंपनी ऐसे करती हैं कि वाउचर नहीं बनाती हैं, लेकिन मोस्टली जहाँ बड़ी कंपनीज हैं वो सब बनाती हैं। और टैली में भी वाउचर्स बनते हैं, अगर आपको ध्यान में हो। जब हम टैली की क्लासेस कभी करेंगे, भगवान ने चाहा, तो उसमें भी आपको दिखा दूंगा कि वाउचर्स बनते हैं। क्योंकि जब आप जनरल एंट्री डालते हो तो आप पोस्टिंग उसकी अपने आप कर देते हो। जनरल मतलब वाउचर, जनरल वाउचर। दोस्तों वापस आते हैं जनरल एंट्री पे, डेबिट और क्रेडिट के रूल पे, कि डेबिट और क्रेडिट और क्रेडिट प्लस माइनस का गेम नहीं है। अगर मैं कहूँ सिर्फ प्लस माइनस का गेम नहीं है तो थोड़ा सा और अच्छा कह दूंगा मैं। डेबिट और क्रेडिट जो सा है, वो आपको पहली चीज़ समझनी पड़ेगी कि अकाउंट की नेचर क्या है। क्या वो रियल है, क्या वो नॉमिनल है, क्या वो पर्सनल है। ये नेचर देखना बहुत क्लियर है। मैं नेचर इसलिए बोल रहा हूँ कि अब इसमें फिर थोड़ा सा मैं डेविएट कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ, टैली या कोई भी सॉफ्टवेयर, इसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। पहली बात, आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि आप नए अकाउंटेंट हो तो आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए नहीं देंगे कि जी आप जीएल बना दो, इसमें आप इसमें ग्रुप्स बना दो। तो पुरानी कंपनी में जहाँ आप नौकरी करोगे वहाँ आपको टैली जो है काफ़ी हद तक आपको बना बनाया मिलेगा, जिसमें कि आपके कुछ चीज़ें होती हैं जो टैली में ग्रुप्स होते हैं, है ना, वो चीज़ें आपको पहले बनी बनाई मिलेगी। वाउचर टाइप्स होते हैं, जैसे सेल्स का, परचेज का, जर्नल का, कैश का, ये वाउचर टाइप्स होते हैं, टैली में आपको बने बनाए मिलेंगे। टैली में आप जैसे एंटर करोगे, आप जर्नल को दबाओगे तो जर्नल खुल जाएगा। आप जर्नल की जगह F4 दबाओगे तो कैश का खुल जाएगा। तो उसमें टैली में साइड में एक टैब रहते हैं, उसको दबाने से आपका वाउचर खुल जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि टैली में आपको ये जो वाउचर है, ये वाला मोस्टली बना बनाया खुला हुआ मिल जाता है जब एंट्री डालते हो आप। तो आपको डेबिट और क्रेडिट करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है कि कंपनी का नाम भी होगा, आपको डेट डालनी पड़ेगी, टैली में डेट डालनी पड़ेगी, इस पर भी डेट होती है, सारी चीज़ें होती है। उसके बाद आपको डेबिट देखना पड़ेगा कौन सा अकाउंट करना है, क्रेडिट देखना पड़ेगा कौन सा अकाउंट करना है, फिर आप उसमें एंट्री डाल दोगे। अब मैं नेचर की बात क्यों कर रहा हूँ कि भाई आपको नेचर ऑफ अकाउंट जरूर पता होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक कंपनी है, एक फर्म है जिसके पास कार है, खुद की कार है फिक्स एसेट में, ठीक है जी। अब मान लो उनका धंधा ही कार बेचने का है, तो क्या करोगे? तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा कि नहीं होगा? ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, ये फिक्स्ड अकाउंट हो जाएगा। अगर आपने उस कार की एंट्री, इसका कुछ नाम और भी डाल सकते हैं, वो मारुति कार कुछ भी डाल सकते हैं, अगर आपने कन्फ्यूजन होकर वो एंट्री यहाँ डाल दिया आपने, तो आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें दिक्कत आ जाएगी, आपके प्रॉफिट लॉस में दिक्कत आ जाएगी, भयंकर गलती काउंट हो जाएगी आप।
तो नेचर को आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि वो अकाउंट है क्या वो फिक्स एसेट है, क्या वो परचेज है, क्या सेल है, वो एक्सपेंस अकाउंट है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मैन्युअली पता होना चाहिए कि ये एंट्री कहाँ जाएगी। अगर आप पोस्ट करोगे तो वो टैली में अगर आपने गलत पोस्ट कर दी तो गलत जगह जा देगी, आप ढूंढते रह जाओगे। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी होगी कि मैंने कहाँ डालनी है और कहाँ डल गई है तो शायद आप ढूंढ के करेक्ट भी कर दोगे। तो नेचर ऑफ अकाउंट मतलब आपको ये देखना है कि वो कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल है, और आपको ये कंफर्म करना है कि वो करेक्ट है, करेक्ट अकाउंट है कि भाई हाँ ठीक है, मैंने जो लिया वो ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आपने पहले ही एंट्री को ठीक कर लिया तो आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं डालनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखें। नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरल एंट्री में डालने के लिए, डेबिट क्रेडिट करने के लिए। डेबिट क्रेडिट तो सब में होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है, किस ग्रुप में जाके पोस्ट होगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं वो एग्जाम्पल लेता हूँ कुछ जनरल एंट्रीज की जो आपको मालूम होगी, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है उनको मालूम होगी, लेकिन उसमें अगर मैं एक दो चीज़ें ऐड कर दूंगा तो शायद वो भूल जाएंगे कि क्या करना है। दोस्तों 99% ये एंट्रीज जो सी होती है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एंट्री लोग गलत कर देते हैं। मैं सैलरीज की बात करता हूँ, मैं सैलरी ड्यू की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ सैलरी ड्यू है आपकी 1 लाख रुपए। ये पहला एग्जांपल हमारा, सैलरी हमारी ड्यू है, इसकी आपने जनरल एंट्री डालनी है। आप इसकी जनरल एंट्री जो सी है, जो सोचने वाली बात है, कई लोग बोल देते हैं जी कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कई अकाउंट बोलते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कई बोलते हैं सैलरी टू बैंक, कई बोल देते हैं सैलरी टू राम, ऐसे बोल देते हैं, है ना। अब सही एंट्री कौन सी है ना। इसमें अगर मैंने ड्यू बोला है, ड्यू मतलब पेड नहीं हुई है, पेड नहीं हुई है दोस्तों, पेड नहीं हुई, आपको ध्यान रखना, मैंने ड्यू बोला है। अब ड्यू हो गया तो आप कहोगे जी कौन सा अकाउंट डालूं, तो इसका अकाउंट जो सा डलना चाहिए वो ये डलना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल अकाउंट। ये मैंने डेबिट लिख रहा हूँ तो दोस्तों इसमें भी रूल है, ये जो डबल एंट्री का रूल है कि आपने डेबिट वाला अमाउंट यहाँ पे लिखना है। मान लो 1 लाख किया है तो क्रेडिट वाला हमेशा साइड में लिखना है आपने, ऐसे, ताकि इन दोनों का टोटल जो है दिख जाएगी कि टोटल टैली हो गया। डबल एंट्री मतलब 2 जगह एंट्री कर दी हमने, यहाँ पे भी कर दी, इसमें भी कर दी। अब दोस्तों इसमें कुछ सवाल आपके होंगे कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट भी कर सकते थे हम। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर ये सैलरी 50 लोगों की है तो क्या आप 50 लोगों के अकाउंट खोलोगे? तो सैलरी के रजिस्टर अलग से बनते हैं, सैलरी की शीट बन सकती है, आप उसकी शीट बनाओ, उस शीट में सबके नाम लिख दो और शीट में जिसकी उसका ब्रेकअप लिख दो, बेसिक सैलरी वगैरह क्या जो भी लिखने के बाद उसके स्टैंप लगा के साइन करा लो उसको, और उसकी कंबाइंड एंट्री यहाँ डाल दो सैलरी पेबल में। अब दोस्तों इस सैलरी पेबल में मैं 2 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। TDS जो सा था इस पे 2000 रुपये, ESI इस पे 1000 रुपये, और इसके अलावा एक चीज़ ऐड करता हूँ कि PF जो सा है वो भी मान लो 1000 रुपये। और दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है जो लोगों को ध्यान में नहीं आती है, जो बच्चों को भी ध्यान में नहीं आती है, और जो जॉब करते हैं वो भी इसमें फंस जाते हैं। थोड़ा ध्यान से आप सुने, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि PF और ESI। PF में एक चीज़ होती है एम्प्लॉयर शेयर, और एम्प्लॉय शेयर। तो उसमें लिमिटेशन होती है कि एम्प्लॉयर, इस एंट्री को हम डिटेल में करेंगे कि एम्प्लॉयर एक तो आपका PF एम्प्लॉय से काट के ले लेता है कि मान लो 1 लाख रुपए थे, उसमें से PF उसने 1000 रुपये काट लिए, ये एम्प्लॉय का ही कटेगा। ESI भी उसी एम्प्लॉय का ही काट लिया उसने, और TDS भी इसका काट लिया।
अगर इस एम्प्लॉयर शेयर की बात छोड़ दें अभी हम, तो इसकी एंट्री क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे आगे कई लोग फंस जाते हैं। अभी हम नेचर की बात भी करेंगे, लेकिन पहले एंट्री डाल लेते हैं। तो इसमें होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट टू ईएसआई अकाउंट टू पीएफ अकाउंट। ये मैंने डाला 1,00,000 रुपये, ये डाला मैंने पीएफ डाला मैंने 1,000 रुपये, ईएसआई डाला मैंने 1,000 रुपये, टीडीएस डाला मैंने 2,000 रुपये। तो टोटल हो गए 4,000 ये, और 96,000 ये हो गई। आई थिंक ये टैली हो गया आपको दोस्तों। अब मैं दोबारा नेचर पे आता हूँ कि नेचर की जब मैं बात करता हूँ तो मैं नेचर की बात क्यों कर रहा हूँ। अब इन अकाउंट्स में आपको पूछूं कौन सा नॉमिनल है या कौन सा पर्सनल है और कौन सा क्या है, तो वो देखना पड़ेगा दोस्तों। इसमें कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, जब उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इस एंट्री को पास करो, तो सैलरी अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, कैश को डेबिट कर देते हैं। तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि नेचर क्या है। नेचर का मतलब वो आपको ये बताएगा कि नॉमिनल है, रियल है, या पर्सनल है, या रियल है। अगर वो नॉमिनल है तो ये जो सैलरी अकाउंट है एक्सपेंस अकाउंट है। इसका मतलब ये है कि आपकी बैलेंस, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस के नीचे ये दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे एक्सपेंस बुक करनी है। कितने की एक्सपेंस? तो 1,00,000 की ही बुक होगी, क्योंकि 1,00,000 रुपये की सैलरी है, एक्सपेंस 1,00,000 की ही बनती है। आपने एम्प्लॉय को कहा जी मैं आपको 1,00,000 रुपये दूंगा, अब उसके आपने टुकड़े कर दिए, 96,000 तो तुझे दूंगा, टीडीएस सरकार को जमा कराऊंगा, मुझे देना, ईएसआई मुझे सरकार को जमा कराना पड़ेगा, पीएफ मुझे सरकार को जमा कराना पड़ेगा। तो दोस्तों अब ये लायबिलिटी, ये सारे अकाउंट आपके लायबिलिटी अकाउंट हो गए उनसे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये रूल पूरा हो गया। अगर ये डेबिट हो गया तो बाकी सारे क्रेडिट होंगे। टीडीएस, ईएसआई और पीएफ ये पेबल अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है। बैलेंस शीट में जितने भी लायबिलिटीज अकाउंट होते हैं वो तकरीबन जो उनसे सारे के सारे उनको क्रेडिट किया जाता है। लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, आप उनको हमेशा क्रेडिट करोगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो भी आपको यूज़ करना है यहाँ पे। तो इस एंट्री में ये एंट्री आप पास करो, नीचे आप लिख दोगे जो नरेशन में जो बीइंग डाल के जो भी डालना आप डाल सकते हो। अगर मुझे एक अकाउंट की भी नेचर पता लग गई जो डेबिट वाले की है, तो बाकी तो मुझे क्रेडिट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मुझे क्लियर था कि मुझे एक्सपेंस बुक करनी है, तो मैं एक्सपेंस को डेबिट करूँगा। दोस्तों अब ये एंट्री होगी, मान लो, अब इसको मान लो मैंने कहा कि सैलरीज पेड इन कैश, और मैंने कुछ बात नहीं की टीडीएस है नहीं है, ये सही है नहीं, तो मैं सीधी एंट्री डालूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000 से। ये जो एंट्री है, पहली वाली एंट्री ड्यू की एंट्री है। इस एंट्री को, दोनों एंट्री को आप आपस में रिलेट मत करना। ड्यू की एंट्री अगर ड्यू हो गया तो मुझे 96,000 पे करना है। तो अगर मुझे 96,000 पे करना है, अगर मैं इन दोनों एंट्रीज को रिलेट करना है आपस में, तो ये अकाउंट सैलरी पेएबल अकाउंट आएगा। ये बैंक भी हो सकता है, और ये अमाउंट 96,000 आएगा। दोस्तों इस एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दें कि किसी एम्प्लॉई ने, इसको 1 नंबर कर देते हैं, 2 नंबर कर देते हैं, इस एम्प्लॉय ने, एक ही मान लिया, अगर एक ही एम्प्लॉय है तो इस एम्प्लॉय ने एडवांस भी ले रखा है 1,00,000 रुपए का, जो कि 10,000 पर मंथ एडजस्ट होगा।
अगर 10,000 पर मंथ एडजस्ट होना है तो ये एंट्री जो सी है चेंज हो जाएगी। कैसे होगी कि 10,000 अगर हमने एडजस्ट करना है तो उसको 96 की जगह हम कितना देंगे 86,000, और 10,000 का हमने एडवांस भी एडजस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक टू स्टाफ एडवांस, ये आ जाएगी आपकी 96,000, ये आएगी आपकी 86,000 और ये आपकी आएगी 10,000। दोस्तों जनरल एंट्रीज के और भी एग्जांपल्स हैं जो हम ले सकते हैं, सिंपल एग्जांपल्स हैं जो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ड्राइंग्स हो गई, मतलब ड्राइंग्स, मैंने आपको एक बात बोली थी कि जिसकी हम बुक्स लिख रहे हैं उसकी बुक्स में उसका नाम कभी नहीं आएगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट का नाम आएगा। तो ये ड्राइंग्स का अगर हमने हिसाब अलग से हिसाब रखना है कि ये कब कब उसने पैसा निकाला है तो हम उसका नाम नहीं लिखते, उसके नाम की जगह हम एक ड्राइंग्स अकाउंट खोल देते हैं कि उसके कैपिटल में से लेस करके दिखा देंगे। जब भी दिखाना होगा जी इतना आपने 1 लाख रुपए लगाया था, आपने उसमें से 25,000 रुपये निकलवा लिए तो आपका 75,000 का कैपिटल रह गया। तो अगर उसने 10,000 लिए, अब मान लो कैश में लिए, तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। अब इसकी बात करता हूं मैं, कैश की बात करता हूं। कैश एक रियल अकाउंट है अगर आपको ध्यान में हो, और रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस एंट्री में आपको पता लग गया कि कैश जो सा बाहर जा रहा है, क्रेडिट गोज आउट, तो हमें कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, पहली बात। और ड्राइंग्स अगर इसको क्रेडिट कर रहे हैं तो डबल एंट्री के हिसाब से इसको डेबिट करना पड़ेगा। ड्राइंग्स अकाउंट में हमने ये बोला था कि हम किसी अपने जो ओनर है उसका नाम नहीं लिख सकते, लेकिन ओनर के नाम की अगर हम ड्राइंग्स अकाउंट लिख दिया तो ये भी एक तरह से मतलब पर्सनल अकाउंट समझ लो कि उसके नाम में पैसा जा रहा है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर करते हैं, तो हमारा ये वाला अकाउंट जो डेबिट कर रहा है उसको दे रहा है, रिसीव कर रहा है, इस अकाउंट में रिसीव कर रहा है, इससे उसको ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल लग गया डेबिट द रिसीवर, और ये आपका रियल अकाउंट का लग गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो दोस्तों इस जो नेचर को आपने ध्यान में रखना है कि आपने पर्सनल है, नॉमिनल है या रियल है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट परचेज्ड 1 लाख रुपए। दोस्तों अगर फिक्स एसेट की बात करें, हमने 1 लाख के खरीदे, तो आप ये कहोगे जी इसमें परचेज अकाउंट को डेबिट कर लो, नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स एसेट का मतलब क्या है कि आपने वो चीज़ खरीदी है जिसको आप अपने लॉन्ग टर्म में यूज़ कर रहे हो फॉर प्रोडक्शन और फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। आप काम कर रहे हो, मान लो दर्जी का, तो आपको एक टेबल चाहिए, उस टेबल पे रख के आप कटिंग करते हो, वो टेबल आपका फिक्स एसेट हो गया, क्योंकि आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे, आपको सर्विस देनी है, आप यूज़ करोगे। आप दुकान खोलते हो तो आप एक शोरूम से बना लेते हो, उसको क्या बोलते हैं अपना सामने जो जिसमें सामान रखा होता है, तो वो भी आपका फिक्स एसेट है। उसको आप बेचोगे नहीं, उसको आप पैसा कमाने के लिए लगा रहे हो आप। तो जो चीज़ें, मतलब एक अगर मैं फिक्स एसेट की बात करूं तो जो चीज़ें आपने पैसा कमाने के लिए की है या प्रोडक्शन और सर्विसेज के लिए की है, दोज आर कॉल्ड योर फिक्स एसेट इन लेमन लैंग्वेज। फिक्स एसेट उनसे टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। सो आपने फिक्स एसेट खरीदे, अब सवाल फिर आता है कि कैश खरीदे और क्रेडिट पे खरीदे। अब हम फिक्स एसेट की बात करते हैं तो हम बैक टू अपने रूल्स जाते हैं कि फिक्स एसेट का रूल्स क्या है, रियल अकाउंट में आएगा। एक तो ये तरीका। अब आप कई बार भूल जाओ, अगर आप भूल जाते हो कि ये मतलब ये कहाँ आएगा, रियल है, नॉमिनल है, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, तो आपको बता दूं कि जो ये फिक्स एसेट है, एसेट वाली साइड आएगा। एसेट वाली साइड का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज़ का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट्स जब भी बढ़ेंगे डेबिट होंगे, लाइबिलिटीज़ जब भी बढ़ेंगी क्रेडिट होंगी, एसेट जब भी घटेंगे क्रेडिट होंगी, लाइबिलिटीज़ जब भी घटेंगी तो डेबिट होंगी।
अब रियल अकाउंट के हिसाब से बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो फिक्स एसेट आपके अंदर आ गया। आया कैसे? आपने उधार खरीदा तो राम से आ गया आपको। आपने अगर कैश खरीदा तो कैश आ गया आपका, ठीक है ना। 1 लाख रुपये यहाँ लिख दीजिए और 1 लाख रुपये यहाँ लिख दीजिए। अब जहाँ कैश खरीदा वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दोगे बिल नंबर ये आप डाल दोगे, इस बिल के केस खरीदा, इस डेट को खरीदा, आप वाउचर बनाओगे लिख दोगे। अब इस वाउचर की बात आती है, जो वाउचर बनता है, ये वाउचर आप बनाओगे। ये वाउचर टैली में तो आप एंटर करते हो डेबिट क्रेडिट, लेकिन अगर वो मैनुअल बनाना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। ये डेबिट लिखा होता है, यहाँ पे आप लिखोगे 1 लाख रुपया। क्रेडिट करोगे आप राम अकाउंट। अगर आप जनरल एंट्री डालते हो यहाँ पे आप एक दो जगह ही होती है, इसमें डेबिट की होती है, क्रेडिट की दोनों होती है। तो 1 लाख रुपये आप यहाँ लिख दोगे इसके सामने, तो वाउचर बन जाएगा। आप उसको साइन कराओगे, खत्म, आपका वाउचर बन जाएगा। इसकी एंट्री बुक्स में कर दोगे, आप पोस्टिंग कर दोगे। तो दोस्तों वाउचर में आपको देखना क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। अब ये फिक्स एसेट अंदर आने का हो गया। ये भी हो सकता है आप इस फिक्स एसेट को आप इसको बाहर बेच दो। आपने 1 लाख का खरीदा था, आपने 1 लाख का ही बेच दिया, अगले ही दिन बेच दिया या उसी दिन बेच दिया, तो आपकी एंट्री क्या होगी, डेबिट कम। अगर मैं रियल का रूल लगाऊं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जाने वाली चीज़ है वो फिक्स एसेट है। अब वो फिक्स एसेट गया कहाँ? क्या वो आपको किसी इंसान को दिया आपने, किसी पर्सन को दिया आपने, या आपने कैश में बेच दिया? उसी तरह से एंट्री डाल सकते हो। आपने मान लो राम को ही वापस कर दिया, ये भी हो सकता है। नरेशन में आप लिख दोगे ये फिक्स एसेट रिटर्न टू राम, जो भी है। अगर आपने ये किया तो अब कल को राम पैसे भी देगा, तो आप इसकी एक एंट्री और डालोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम 1 लाख रुपए, अगर हमने उसको दिए होंगे तो। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट आ रहा है, कैश अंदर आ रहा है, डेबिट कर दिया हमने। अब राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम ने दिए तो हमने राम को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट द गिवर। तो दोस्तों ये जो रूल्स हैं, अकाउंटिंग रूल्स हैं, आप देखो किसी भी जनरल एंट्रीज में आप देखोगे तो आपको अकाउंटिंग रूल अगर ध्यान में होगा और आपने एक अकाउंट भी पकड़ लिया और वो पूरे अमाउंट से पकड़ लिया, तो बाकी अकाउंट तो क्रेडिट होने, आपको उसमें सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से अकाउंट डालने हैं। अब आपको एक एग्जांपल और देता हूँ जो प्रैक्टिकल अकाउंट में होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आप फिक्स एसेट जब खरीदते हो तो इसकी इंस्टॉलेशन भी होती है, क्योंकि जब तक आप फिक्स एसेट को इंस्टॉल नहीं करोगे, आप यूज़ नहीं करोगे, इंस्टॉल करके यूज़ नहीं करोगे, आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। तो आप जब इंस्टॉलेशन कर देते हो उसके बाद आप उसको पुट टू यूज़ करते हो, पुट टू यूज़। ये वैसे ही मेरे ध्यान में आ गई तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन में क्या होगा कि आप सारी उसकी कॉस्ट ऐड कर लोगे, परचेज कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और भी जो कॉस्ट है जो उसको यूज़ करने, पुट टू यूज़ करने में आएगी, उसका टोटल मार लोगे आप यहाँ, वो आप इसको कैपिटलाइज कर दोगे। तो जब तक हम इसको पुट टू यूज़ नहीं कर देते, हम उसको एक अलग से अकाउंट डालते हैं, CWIP अकाउंट में, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब वो फिक्स एसेट तो आया नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, तो हम इसी अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू जो भी पार्टी का नाम है। जब हम उसको, जब पुट टू यूज होता है तो उसका टेस्ट होता है, टेस्टिंग के पैसे भी उसमें बीच में ऐड कर देते हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि टेस्टिंग करने के बाद आप जो माल बनाते हो वो बिक जाता है, उसकी इनकम आ जाती है, तो वो उसमें से लेस करोगे, आप उसकी टोटल जो कॉस्ट है उसमें से लेस करोगे।
इसमें कोई भी और भी मुद्दे हैं कि अगर फिक्स एसेट पे अगर हम कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाते हैं तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। अब क्या हुआ कि जब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो सा है उसमें ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बना दिया हमने। मैं सीधा सीधा उसकी पोस्टिंग पे आ रहा हूँ, CWIP। दोस्तों याद रखना अकाउंट में, यानी कि हम जनरल लेजर जो सा जनरल लेजर की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमने ये जनरल लेजर जो दिखाता हूँ आपको, जब जनरल की पोस्टिंग करते हैं तो हमें अकाउंट ये मिलता है, ये वाला अकाउंट है ना, राम अकाउंट है। ऐसे ही CWIP अकाउंट खुलेगा हमारा। यहाँ पे जनरल लेजर में जाएंगे, हम C खोलेंगे और CWIP अकाउंट में डाल देंगे। CWIP अकाउंट में हम अलग से ये भी डाल सकते हैं कि मशीनरी का अलग बना सकते हैं हम, किसी फर्नीचर फिक्सर का अलग से बना सकते हैं, बिल्डिंग अलग से बना सकते हैं। तो सबके CWIP अकाउंट बन सकते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट सबके बन सकते हैं, अलग अलग बनाने चाहिए क्योंकि जो बिल्डिंग है उसका टोटल अलग होगा, मशीनरी है उसका टोटल अलग होगा। तो सबके अलग अलग टोटल करके हम अलग अलग अकाउंट खोलते हैं। तो CWIP में हमारे ये C के कॉलम में जब हम पेज खोलेंगे तो हम उसमें लिख देंगे CWIP बिल्डिंग अकाउंट, CWIP मशीनरी अकाउंट, CWIP फर्नीचर अकाउंट। ऐसे हम कर सकते हैं। बड़ी कंपनी में होता है, क्योंकि बड़ी कंपनी में बड़े एसेट्स होते हैं तो एक ही दिन में नहीं बन सकते हो। तो हम 2 महीने 3 महीने जो भी काम करते रहते हैं, हम उसको जैसे जैसे वो फिक्स रेट बढ़ता रहेगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, हम उसको बढ़ाते रहेंगे। टू कैश यहाँ डाल देंगे, 1 लाख रुपये आ गया। टू राम, जो भी होगा यहाँ मैं ऐड करता जाऊँगा, टू करके जितना भी अब जो भी एंट्री डालता हूँ करता जाऊँगा उसको ऐड। मान लो ये 10,000 रुपये हो गए, 1,000 रुपये हो गए टोटल, तो 1,11,000 रुपये हो गए। अब जब इसको पुट टू यूज़ करूँगा तो मैं लिख दूँगा बाय फिक्स्ड एसेट अकाउंट। यहाँ पे 1,11,000 की एंट्री डालूंगा, खत्म कर दूंगा, टोटल डाल दूंगा। क्योंकि अगर इस एंट्री की बात करूँ मैं, जो ट्रांसफर वाली एंट्री है वो उसका जनरल क्या बनेगा, उसका बनेगा, अब देखो उसका जनरल बनेगा कि अब मेरा CWIP कम हो रहा है और मेरा फिक्स एसेट बन रहा है। तो यानी फिक्स एसेट मेरा अंदर आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो मैं फिक्स्ड एसेट को डेबिट कर दूंगा। अब वो सारा कहाँ से आ रहा है, टू CWIP, ये अकाउंट में सारा, इसमें डालूंगा 1,11,000, 1,11,000 टोटल मार दूंगा इसका, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू फिक्स्ड एसेट्स। दोस्तों फिक्स एसेट को ट्रांसफ़र करने से हमें, आप अगर बड़ी कंसर्न में काम कर रहे हैं तो वो बहुत MNC में काम कर रहे हैं तो बहुत सिस्टमेटिकली काम करते हैं, उनके काम ऐसे नहीं होते। तो वो टेक्निकल सर्टिफिकेट लेते हैं, जिसमें टेक्निकल सर्टिफिकेट उनके पास आता है कि ये अब इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट है और इसको पुट टू यूज़ किया जा रहा है। उसको सब सर्टिफाई करते हैं जितने भी लोग कंसर्न होते हैं, प्लांट मैनेजर हो गया, आपका अकाउंट मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, तब फाइनेंस में एंड में आता है वो आपके पास। तो आप उस टाइम इसको ट्रांसफ़र करते हो और उसके बाद आप डेप्रिशिएशन की एंट्री करते हो। अब दोस्तों डेप्रिशिएशन ये बस ये लास्ट एंट्री है, इसके बाद हम जो भी एग्जांपल्स लेने हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री जो सी है वो क्या कर रही है बेसिकली, आप देखो दोस्तों। डेप्रिसिएशन के बारे में एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको मैं, कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, इसको आप कभी मत भूलना कि डेप्रिसिएशन हमारे पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन एसेट्स जो सा है वो चल के घिस गया, थोड़ा टू टाइम के हिसाब से वियर एंड टियर हो गई उसकी, तो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आप कोई नई कार लेते हो एक दिन में, अगर आप कल लेके आए 1 लाख रुपये की कार, तो ज़रूरी नहीं है वो कार आपकी 1 लाख की बिक जाएगी। अगर उसमें ब्लैक चल रही होगी तो एप्रिसिएशन हो जाएगी, लेकिन अगर ब्लैक नहीं चल रही है तो डेप्रिसिएशन लगेगी। आपको कोई भी कहेगा, वो कहेगा 90,000 की मुझे दे दो। तो डेप्रिसिएशन आपकी एक्सपेंस है, इसकी नेचर क्या है, ठीक है दोस्तों। और ये डेप्रिसिएशन लग किस पे रही है, फिक्स एसेट पे। तो इसका रूल, एक्सपेंस का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। अब आपने डेप्रिसिएशन के वो, इसका जब फिक्स्ड का चैप्टर करेंगे या कभी देखेंगे तो उसमें हम जानेंगे डेप्रिसिएशन, ये कुछ कई मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी मैं अमाउंट बता देता हूँ जी। इसका अमाउंट आप 10,000 को डाल देना, तो आपका डेप्रिसिएशन का जो सा रूल लग गया, डेबिट और एक्सपेंसेस, और आपका फिक्स्ड का लग गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट ये मैंने क्रेडिट कर दिया, फिक्स्ड जा रहा है, घिस गया, खत्म। बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, इतना आप लिख सकते हो इसको। इसकी पोस्टिंग करनी है तो ये फिक्स्ड का, यहाँ से हमने देखा पोस्टिंग भी आपको साथ साथ ही कर दी। फिक्स एसेट, जब फिक्स्ड आएगा तो यहाँ पे आएगा
क्योंकि जब मैंने ट्रांसफ़र की तो मैंने एंट्री डाली थी ये फिक्स अकाउंट डेबिट टू CWIP। तो CWIP अकाउंट से कितना है, 1,11,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब ये डेप्रेशन की एंट्री आएगी। तो डेप्रेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स है, ये डेबिट साइड होती है हमेशा, ये क्रेडिट साइड होती है जनरल लेजर में। जनरल लेजर में GENERAL। तो यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ और आ गई, अब साल ख़त्म हो गया, पीरियड ख़त्म हो गया, तो आपने यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,11,000 में 10 निकाले तो 1,01,000 का बैलेंस आ गया। यहाँ पे टोटल आपने टैली कर दिया। ये आपका डेप्रेशन की एंट्री हो गई। अब मैं अगर इसी एंट्री की, डेप्रेशन की एंट्री की बात करता हूँ, तो मैं एक डेप्रेशन का अकाउंट भी खोल दूंगा। वो कैसे खोलूँगा, फिर रिवाइज करा देता हूँ। जनरल लेजर में जाऊँगा बाहर, ये जो जनरल लेजर है हमारा, यहाँ जाऊँगा, इसमें डी देखूँगा, डी में लिख दूँगा डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट। उसका आगे नंबर डाल दूँगा, किस नंबर पेज नंबर पर डाला हुआ है वो, उस पेज को खोलूँगा। जनरल लेजर में आप जब पेज खोलते हो तो उसमें नंबरिंग होती है, पेज नंबर 1 से शुरू हो जाएगा, जितने पेज होंगे 100 पेज होंगे उसमें नंबरिंग होती है। वो नंबर जो सा उस पेज पे लिखा होगा यहाँ पे नंबरिंग होती है। ये नंबरिंग 10 नंबर, तो उस डेप्रेशन के सामने 10 नंबर लिख दूंगा और 10 नंबर का पेज खोलूँगा। उसमें ये 10 नंबर का पेज खुल गया मेरा, मान लो, तो उसमें डेप्रेशन अकाउंट बना दूंगा। ठीक है, अब डेप्रेशन की डेबिट साइड थी, ये क्रेडिट साइड थी। ठीक है दोस्तों, डेप्रेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, तो ये डेबिट साइड यहाँ डाला मैंने, टू फिक्स्ड एसेट्स, कितने से, 10,000 रुपये से। अब साल ख़त्म हो जाएगा तो इसको भी करोगे आप, यहाँ डालोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपये। दोस्तों अब मैं पॉइंट पे फिर वापस आता हूँ, नेचर। दोस्तों मैं फिर उस पॉइंट पे आता हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबके जो रूल्स हैं नेचर अकाउंट पे डिपेंड करते हैं। अब ये नेचर अकाउंट क्या है, देखो, जब आप नेचर ऑफ अकाउंट आपका ये डिपेंड करेगा, ये आपका डिस्क्राइब करेगा कि क्या उसने जाना कहाँ है उस अकाउंट को। क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो ट्रायल बैलेंस में आप लिस्ट बना दो, ये हमारे अकाउंट्स हैं और ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। आपको ध्यान में, वो फर्स्ट वीडियो में बताया था, उसका बैलेंस लिख देते हो। तो उसके बाद वो ट्रांसफ़र होकर कहा जाता है, जो जितने एक्सपेंस अकाउंट हो सारे यहाँ आएंगे, जितने इसके अलावा अकाउंट हो बैलेंस शीट में जाएंगे, जिनका बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड करना हो, लेना या देना जो भी बचता हो। ओनर्स फंड हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, फिक्स एसेट हो गए, आपके करंट एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज़ हो गई, सब जो उनसे हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे। सो अगर कोई अकाउंट जिसकी नेचर हमें समझ में नहीं आई या नेचर हमने गलत समझ ली और हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ग्रुपिंग में नहीं डाला और हमने बैलेंस शीट में डाल दिया, तो वो अकाउंट यहाँ नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, वो यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और जबकि अगर वो गलत हुआ तो इसका मतलब गलती आपसे हो गई। सो नॉमिनल अकाउंट हमेशा सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकाउंट होते हैं। उसके अलावा जिनसे रियल हो गए और आपके पर्सनल अकाउंट हो गए, वो आपके बैलेंस शीट में जाएंगे। अगर किसी पर्सन का बैलेंस बचता होगा तो बैलेंस शीट में आ जाएगा, नहीं आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में कई अकाउंट ऐसे भी होते हैं कि डेबिट भी उतना है, क्रेडिट भी उतना है, बैलेंस ज़ीरो हो गया, तो वो ज़ीरो अकाउंट उसमें ट्रेस नहीं होगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा आपका। अब मान लो अगर आपने राम की जगह श्याम ले लिया, तो आपने राम का अकाउंट भी आ गया और श्याम का भी आ गया। पैसा राम से लिया था और राम को वापस करना था, आपने श्याम को कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस राम भी आ जाएगा, श्याम भी आ जाएगा। तो बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर हम नेचर ऑफ अकाउंट को सही करते हैं और अपने जर्नल में सही अकाउंट का चॉइस करते हैं तो हमारी गलतियाँ कम हो जाती हैं। दोस्तों नेचर को आप ध्यान रखो, इन रूल्स को ध्यान रखो। आप जो रूल्स हैं इनको फिर रिवाइज करो, इनको कभी मत भूलो। जहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं इन्हीं रूल्स पे वापस जाओ, इन्हीं रूल्स पे वापस आपको सोचना है कि डेबिट क्रेडिट दोनों अकाउंट्स में कोई एक भी रूल मुझे कामयाब हो गया मैं समझने में, तो दूसरा, अगर डेबिट का समझ आ गया तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, अगर क्रेडिट का समझ आ गया तो डेबिट समझ में आ जाएगा, तो गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी आपकी। दोस्तों इस वीडियो में हम जाने से पहले एक दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे, बहुत 1 मिनट और लेंगे आपका, कि ये जो कैपिटल अकाउंट, दोस्तों कैपिटल अकाउंट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट दोनों ही अलग अलग अकाउंट्स हैं।
आपको इसका ध्यान रखना, जो कैपिटल अकाउंट है उससे मेरा मतलब ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है तो राम का कैपिटल अकाउंट हो गया, श्याम का कैपिटल अकाउंट हो गया। अगर इक्विटी कंपनी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। रिजर्व्स भी जिनसे हैं वो भी ओनर्स फंड में काम आते हैं। रिजर्व्स पे भी हम देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे उसका भी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करता हूँ तो ये एसेट अकाउंट है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि जो एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनाते, लेकिन आपका फिक्स रेट है, बन रहा है, 2 साल से बन रहा है, 3 साल से बन रहा है, आज दीवारें बन गई, कल उसमें प्लस्तर हो गया, परसों लेंटर डल गया, तो वो टाइम लेती है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और कैपिटल में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही अलग अलग है। एक फिक्स एसेट्स में आएगा, मतलब एसेट्स में आएगा, और एक आपका लाइबिलिटीज़ में आएगा। जो कैपिटल फंड है, जो ओनर्स कैपिटल है, वो लाइबिलिटी में आएगा, और ये जो सा है आपका एसेट्स में आएगा। दोस्तों इसके साथ ही मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को आप देखें, और इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। और ये कह के मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसको ज़रा ध्यान से देखें और पूरा देखें आप इसको। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। मैं सोचता हूँ कि इसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। यही कहते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।